नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश, मेरे साथ हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं और आपको भी बहुत नमस्कार। और आपके दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सब लोग हमारे प्रोग्राम्स को देख और एंजॉय कर रहे होंगे। जी। तो मृत्युंजय, आज का जो पॉडकास्ट है काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने पिछले पॉडकास्ट में जो है हरियाणा इलेक्शंस को लेकर बातचीत करी। वहां पर राहुल गांधी के रोल को लेकर हमने थोड़ी सी बातचीत करी। इस समय राहुल गांधी इंडिया में नहीं है, विदेश में बैठे हैं, यूएस में गए हैं। और जी। जैसा कि राहुल गांधी करते हैं विदेश जाकर, वही उन्होंने जो है यूएस में जाके काम करना शुरू कर दिया है। भाषण दिए हैं और उन भाषणों पर जो है अब भारत में जो है खासकर पॉलिटिकल तबका जो है उसमें काफी उन भाषणों को लेकर जो है काफी वार्तालाप हो रहा है। और आज जो है जो सबसे रीसेंट बात हुई है वो ये हुई है कि भाई सिखों को लेकर वहां पर जो है उन्होंने बहुत बड़ा कमेंट कर दिया। राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई सिख लोग जो है उनको भारत में पगड़ी नहीं पहनने दी जाती, उनको कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, उनको किरपान नहीं रखने दी जाती और ये सब चीजें। जबकि आई थिंक शायद राहुल गांधी या तो दिल्ली से बाहर नहीं जाते हैं या फिर उनको जिन लोगों से मिलने दिया जाता है वो लोग कुछ अलग ही टाइप की एक छवि जो है उनके सामने पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भारत में क्या चल रहा है। क्योंकि जहां तक मैंने देखा है कि भाई हमारे जितने सिख भाई हैं या सिख जितनी सिख बहनें हैं वो अपने रिलीजन का पुरजोर तरीके से जो है पालन कर रहे हैं और उन कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ सिख ही क्यों कि कोई भी माइनॉरिटी आप उठाकर देख लीजिए, यहाँ पे कहीं ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी को उनके रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए रोका जा रहा है। बट फिर भी राहुल गांधी को शायद ये लगता है कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो आपकी मैं पहले बात तो प्रतिक्रिया देना चाहूंगा इस पर कि जो राहुल गांधी ने ये जो एक नया बाहर जाकर जो एक जिससे अंग्रेजी में कहावत होती है पेंडोरास बॉक्स जो है वो खोल दिया है बाहर जाकर यूएस में। और अभी तो क्योंकि हरियाणा इलेक्शंस जो है बिल्कुल करीब है और हरियाणा पंजाब में कोई ज्यादा इतने डिफरेंस है नहीं, बॉर्डर्स जो उनके मैच करते हैं। तो क्या ये बाहर बैठकर क्योंकि ये एक तरीके का कहा जा रहा है कि एक आउटरीच है राहुल गांधी की, एक आउटरीच जो है वो कर रहे हैं यूएस में जाकर। इलेक्शंस इंडिया में है लेकिन उनकी आउटरीच जो है वो यूएस में जाकर हो रही है मेरे ख्याल से हरियाणा इलेक्शंस के लिए। तो ये क्या किस टाइप की जो है रणनीति है राहुल गांधी की? देखिए, राहुल गांधी की जो संसदीय जीवन हम देखते हैं जी उसमें एंट्री लिए हुए उनको लगभग 2 दशक बीत चुके हैं। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने 2004 में पहली बार लोकसभा की सदस्यता ली थी और अभी फिर चौथी बार ये लोकसभा का चुनाव जीते हैं और चुनाव जीत करके फिर से सांसद बन गए हैं। और इस दौरान हमने पिछले 20 वर्षों में देखा है कि राहुल गांधी ने इतने ज्यादा ड्रामेटिक्स का प्रदर्शन किया है और इतने ज्यादा किस्म की ड्रामेबाजी उन्होंने की है, जिसको देखकर साफ तौर पे ये लगता है कि राहुल गांधी इज वन मैन हु कैन स्पीक ऑन एनी टॉपिक। उनके लिए कोई भी टॉपिक और वो बिना सोचे बोल सकते हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बहुत इम्फैटिक दिखने की कोशिश करते हैं जब बोलते हैं, और कुछ लोग को राहुल गांधी बड़े इम्फैटिक दिखाई भी देते हैं, बड़े दमदार और जोरदार तरीके से। लेकिन उसके पीछे एक सबसे बड़ा तथ्य ये होता है कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी विशेषता है वो बिना सोचे बोल सकते हैं। हाँ, मतलब अगर हम उसको ये दूसरे शब्दों में कहें, जी शायद थोड़ा हार्श ये होगा कि राहुल गांधी इज वन मोस्ट नोन हेडलेस चिकन इन टुडेज इंडियन पॉलिटिक्स। जी, हेडलेस चिकन। तो आपने बहुत बड़ी उपाधि दे दी। एटलीस्ट वो चिकन। क्योंकि जी जी क्योंकि राहुल गांधी को आप देख लें तो ये जैसे आपको याद होगा कि जब 2008 में मनमोहन सिंह सरकार पर संकट की स्थिति आई थी जी। न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर, और जब पार्लियामेंट में बहस हो रहा था तो सबने सब कुछ कहा, न्यूक्लियर डील पर बोला, सब कुछ पर बोला। राहुल गांधी ने कलावती पर बोला हम्म। और उस वो कलावती पर उनका जो भाषण था वह बड़ा लोकप्रिय हुआ था। लेकिन उसके पीछे कि राहुल गांधी ने खुद किस तरह के प्रयास किए थे कलावती जैसे परिवारों के उद्धार के लिए
उसका आज तक कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि कलावती जैसे लोगों, महिलाओं, जो महाराष्ट्र के विदर्भ की एक गरीब निर्धन कृषक मजदूर परिवार से आने वाली एक महिला थी, जी, उनके परिवार में इन्होंने भोजन किया था। 2009 में इन्होंने बहुत गरीबों के परिवार में जा करके और अपनी पॉपुलैरिटी के लिए लोगों से के घर में खाना खाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पहले 5 साल सत्ता में थे, 2004 से लेकर 9 तक, और 9 से लेकर फिर 14 तक ये सत्ता में थे। इन्होंने कोई ऐसी जिम्मेवारी स्वीकार नहीं की जिससे कि गरीबों के जीवन में कोई परिवर्तन ला सके, क्योंकि देश में जो लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं उनका उद्देश्य ये होता है कि अगर आपके पास जनता को लेकर कोई योजना है, कोई प्लान है कि उनकी निर्धनता, शिक्षा की स्थिति को, सामाजिक और सुरक्षा की स्थिति को अगर हम उसके भंवर जाल से बाहर निकालें, उस दलदल से बाहर निकालें, तो आपको जिम्मेवारी स्वीकार करनी पड़ती है। जी, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उस सरकार का या तो ये नेतृत्व संभाल सकते थे, या फिर कम से कम मनमोहन सिंह के जैसे बड़े इकोनॉमिस्ट के कैबिनेट का हिस्सा बन करके और कुछ ऐसे फैसले लेते हुए दिखाई देते, तो राहुल गांधी की प्रशासनिक दक्षता का पता चलता। पिछले जी, 20 वर्षों में आप देख लें तो भारत की राजनीति में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा गाहे बगाहे जिसकी चर्चा होती है, नरेंद्र मोदी, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के बाद की हम बात करें। वैसे जी, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी विडंबना इसमें यह भी है कि नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा सीनियर है, 10 साल सीनियर। नरेंद्र मोदी ने जी, जी, 2014 में नरेंद्र मोदी अपना 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तब पार्लियामेंट्री वो करियर शुरू पार्लियामेंट में किया आए। था, जी, 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 और ये 2004 से ही पार्लियामेंट्री करियर में इनका शुरू हो चुका था। जी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के पास कौन सी प्रशासनिक दक्षता है, एक प्रशासक के तौर पे, एक योजनाकार के तौर पर, और जनता के प्रति जो उनकी सोच है, उस सोच के मुताबिक एक तंत्र खड़ा करने के मामले में लेकिन राहुल मित्तल जी, गांधी आपने ने आपने कुछ प्रशासनिक नहीं यहाँ पर बात जरूर बोली। मैं इस बात को थोड़ा सा उसको एक्सटेंड जरूर करना चाहूंगा कि अगर हम बात करें 2004 से लेकर 2024 हो गया है, आज 10 साल हटा देते जी हैं यूपीए के। उसके बाद से अगर मैं बात करूं 2014 से लेकर 2024 तक, अभी भी वो भी 10 साल ही है। अभी 15वां साल जो है इस सरकार का जो है 15वां साल शुरू हो रहा है, लेकिन उसके बीच में राहुल गांधी के नेतृत्व, अगर ये माना जाए कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 2 लोकसभा इलेक्शंस लड़े, तो उन दोनों में उनकी हार हुई है। चाहे अपने आप को चाहे उनको कांग्रेस पार्टी कितना भी बहुत बड़ा एक नेता, एज अ नेता उनको पोर्ट्रे करने की कोशिश करे, बट ऑन पेपर्स तो यही है कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार, इस बार 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। और पिछले इलेक्शंस में तो हम अगर नंबर की बात ना ही करें, अगर हम 2014 में जो करारी हार मिली और उसके बाद 2019 में जो हार मिली, उनकी नंबर से अगर हम बात ही ना करें, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए काफी अच्छी बात होगी। तो ये तो राहुल गांधी हैं जिनकी, और आउट एंड अबाउट। आकाश भाई, एक बात मैं आपको बता दूं जी, कि राहुल गांधी की अब तक इस देश में 4 या 5 के करीब हम कह सकते हैं करारी हार हुई है। जी, आपको मैं गिनकर बता देता हूं। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने काफी सारी यात्राएं की थी, और उन्होंने कई सारे युवाओं को अपनी कोठरी में शामिल किया था। जी, और इसमें थे जैसे माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जी, जितिन प्रसाद थे, जी, भंवर जितेंद्र सिंह राजस्थान से आए थे, और ये मुरली देवड़ा के बेटे थे जो मिलिंद देवड़ा। तो ऐसे लोगों को लेकर के मीनाक्षी नटराजन आई थी मध्य प्रदेश जी, जी, से, जी, और हाँ, जिनके बारे में कि इनके राजनीतिक गुरु, मेंटोर ने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी, जी, दिग्विजय सिंह ने। जी, उन्हीं मीनाक्षी नटराजन को टंच माल जैसे शब्द का बिल्कुल सौ इस्तेमाल किया। टका टंच माल बोला था दिग्विजय। दिग्विजय सिंह की बात अगर हम एग्जैक्टली। ना ही करें तो बहुत मैं अच्छा अपनी है। बात कंप्लीट कर लूं, मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहता हूं जी, जी, कि जी, राहुल गांधी ने जो जितनी कवायदें की थी, जनता को राहुल गांधी के ऊपर बहुत यकीन हुआ। नतीजा यह हुआ कि जिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए 3-4 सीटें जीतनी मुश्किल हो जाती थी, उस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने करीब 23-24 सीटें जीती। जी, और
फर्रुखाबाद की सीट पर तो राज बब्बर, कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर ने डिंपल यादव को मुलायम सिंह के दौर में हराया था। अच्छा। तो ये स्थिति हो गई थी। कांग्रेस ने एक तरह से सबकी ताकत को समेट दिया था, चाहे मायावती उस समय मुख्यमंत्री थी, मुख्यमंत्री मायावती हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, और भाजपा की तो बिसाती क्या थी। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बावजूद जब 2012 का, अब यहीं से राहुल गांधी का डिक्लाइन दिखाई देना शुरू होता है। जनता को ये दिख गया था 9 से 12 के बीच के पीरियड में कि ये एक बकवास करने वाला, एक हेडलेस चिकन की तरह बात करने वाला ये बंदा है राहुल गांधी, और इसके पास कोई विचार नहीं है, देश के लिए कोई विजन नहीं है, और इसके पास कोई प्रशासनिक दक्षता नहीं है, और सबसे बड़ा कि राजनीतिक जो करेज चाहिए वो करेज भी इस आदमी के पास नहीं है। इसी का नतीजा हुआ कि 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 28-29 के करीब सीटें मिली थी, लोकसभा में 9 में मिली इनको 24 सीटें, और 2012 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, तो कांग्रेस को मिली 28-29 सीटें। सभी दावों पर पानी फिर गया। और तो और इसके पीछे एक और योगदान था। अच्छा हाँ, यहाँ एक बात मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूँ कि राहुल गांधी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को भड़का करके, अपने पक्ष में खड़ा करके और चुनावी राजनीति में कुछ फायदा बटोरने की कोशिश करने वाले व्यक्ति हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, बाटला हाउस जो कांड हुआ था, उसमें इन्हीं की सरकार का जो गृह मंत्री थे, जो चिदम्बरम साहब, तो चिदम्बरम साहब के गृह मंत्रालय ने जो मोहन चंद्र शर्मा जो इंस्पेक्टर थे, उनको पुरस्कृत किया था कि बाटला हाउस कांड में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे मोहन चंद्र शर्मा, याद होगा। और जो लड़के मोहन चंद्र शर्मा के साथ लड़ते हुए कुछ लड़के बच गए थे और कुछ मारे गए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पे राहुल गांधी आजमगढ़ गए। तो दो तरफा ये राजनीति कर रहे थे कि अपनी ही सरकार के गृह मंत्रालय के खिलाफ जाकर, उनके सोच के खिलाफ, उनका जो ओपिनियन था कि बाटला हाउस में जो भी थे, जो गोलीकांड में शामिल थे, वो आतंकवादी थे, और राहुल गांधी उनको कहता था कि नहीं, ये तो इनोसेंट माइनॉरिटी यूथ थे। आई थिंक ये नैरेटिव ये बंदा कर रहा है वॉशिंगटन डीसी में इस समय। जी, और आप ये बात कर रहे हैं मृत्युंजय, जिस तरीके से ये बाटला हाउस की बात थी, तो ये सेम नैरेटिव जो राहुल गांधी का था, वो सेम नैरेटिव सोनिया गांधी का भी था, कि उन्होंने भी, सोनिया गांधी ने भी सेम यही लाइंस पे जो है बातें करी थी। तो चलिए अब जो करंट सिचुएशन है उस पर हम आ जाते हैं एक बारी मृत्युंजय, और ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अब जो है राहुल गांधी ने जिस तरीके से वहां पर जाकर जो है बातें करी हैं, अगर मैं बात करूं यूएस वॉशिंगटन डीसी में इंडिया डायस्पोरा को जो संबोधित कर रहे हैं, जी, तो वहां पर जाकर अब जो उन्होंने बातचीत करी है, और खासकर मेरे को लगता है हरियाणा इलेक्शन को लेकर शायद उन्होंने वहां पर, क्योंकि हरियाणा में भी एक सब्सटैंशियल पॉपुलेशन है सिख कम्युनिटी की, तो उसको वहां पर जाकर शायद तो उनको इन्वोक करने की कोशिश करी है, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता क्या राहुल गांधी जब सिख कम्युनिटी को इन्वोक करते हैं तो क्या ये भूल जाते हैं 1984 के वो रॉयट्स, क्या वो भूल जाते हैं किस तरीके से इनकी दादी ने भिंडरेवाला को एक ओपन हैंड दिया कि क्या कहते हैं, पंजाब में एंटी हिंदू सेंटीमेंट जो इतना हाई हो गया भिंडरेवाला के टाइम पे, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से हरमिंदर साहब की पवित्रता को खंड किया, जिसकी वजह से जो खालिस्तान एलिमेंट था वो और उग्र हो गया, और वो अब कनाडा में तो एक तरीके से ब्रैम्पटन को तो मिनी खालिस्तान कहा जाता है आजकल के टाइम पे। एग्जैक्टली देखिए, राहुल गांधी, मैं फिर से एक मिनट वो इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि राहुल गांधी मुस्लिम सेंटिमेंट को भड़काकर, सिख सेंटिमेंट को भड़काकर, देश की एकता और अखंडता को स्टेक पर रखकर, यानी इसके लिए इसको खतरे में डाल करके भी ये राजनीति रोटी सेकने वाले ये पॉलिटिशियन हैं। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मुस्लिम सेंटिमेंट को भड़काने की कोशिश की थी, जिस समय की मुंबई पर हमले हो रहे थे, बाटला हाउस का कांड हो रहा था, दिल्ली में ब्लास्ट हो रहे थे, और इन ब्लास्ट में जब भी सिक्योरिटी एजेंसीज, इन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और सिक्योरिटी एजेंसीज जब कोई कार्रवाई करती थी
तो उसी को उन कार्रवाइयों को, गृह मंत्रालय के काम को क्रिटिसाइज भी किया जाता था। राहुल गांधी, इनके उस समय के मेंटर दिग्विजय सिंह और इन सभी लोगों के बैंड वैगन के द्वारा। और वही काम राहुल गांधी इस समय सिखों के बारे में कह रहे हैं कि भारत में सिखों को टर्बन, ये सरासर झूठ है, क्योंकि आपको पता है, हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में जो सोशल टर्मोइल की स्थिति हुआ करती थी पहले, अब वो बिल्कुल नहीं हुई है। 10 वर्षों से हम देख रहे हैं काफी हार्मोनियस स्थिति बनी हुई है भारत में। सभी धर्म संप्रदाय और जातीय समाज के लोग शांति और सुकून के साथ एक देश की आर्थिक तरक्की में योगदान कर रहे हैं। और सरकार की विकास योजनाओं का, चाहे वो लाभार्थी योजनाएं हो, अनाज बांटने का योजना हो, किसानों को सम्मान निधि जो दी जा रही हो, महिलाओं के उत्थान के लिए, बेटियों की शिक्षा के लिए जो भी कुछ सरकार कर रही है, इसका लाभ हर कोई महसूस कर रहा है। अच्छी सड़कें मिल रही हैं। जिन घरों में केरोसिन का तेल से दिया जलाना मुश्किल होता था, वो केरोसिन और घासलेट सही से उपलब्ध नहीं हो पाता था, आज वहां पर बल्ब जल रहा है, CFL और LED बल्ब जल रहे हैं, और उन घरों में फ्री लोगों को बिजली मिल रही है, और वो भी लंबे आवर्स तक। जबकि पहले बिजली एक दिन आज चली जाती थी तो पता नहीं कब किस दिन लौट करके आएगी। ग्रामीण भारत में इसका कोई ठिकाना नहीं होता था। उत्तर प्रदेश उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मृत्युंजय, उत्तर प्रदेश उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उत्तर प्रदेश, हमारा बिहार, ये सारी स्थितियां थी, लेकिन आज देश में ये सारी तरक्की हो रही है। पंजाब में भी देखिए तो हालात काफी इम्प्रूव कर चुके हैं, और ये आदमी वहां जाकर के और भारत की एक कुत्सित कहें कि छवि गढ़ने की कोशिश कर रहा है, एक खराब छवि गढ़ने की कोशिश ये व्यक्ति कर रहा है। तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक राजनीतिक जो उनका प्रहार या मारक क्षमता हुआ करती थी अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों के प्रति, अब मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुंद हो चुका है, वो ब्लंट होता जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी कॉम्प्लेसेंट होती जा रही है। तभी तो ये देखिए, सिर्फ वहीं पर ये वॉशिंगटन DC में इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा, सिर्फ वहीं तक ये बात सीमित नहीं है। पार्लियामेंट में जिस तरीके से गुरु नानक देव, भगवान शंकर की तस्वीरों को लेकर वो बंदा जिस तरीके से घुमा रहा था, देख लीजिएगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जिस तरीके से इनकी दादी का और इनके पिताजी का राजनीतिक जीवन खत्म हुआ, और उनके लिए ये बड़ा ही खतरनाक साबित हुआ था कि और देश में एक तरह से टर्मोइल की स्थिति हुई थी। राहुल गांधी, मुझे लगता है कि देश को एक बार फिर से उसी रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की बातें करके, और देवी देवताओं की मूर्तियों का, तस्वीरों का एक तरह से अपमान करके, कि जिस तरह से उनको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में सुदर्शन चक्र की तरह है। तो इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, आहत पहुंच रहा है, और इनके परिवार ने इस तरह के काम को पहले भी किया है। क्योंकि जब भिंडर वाले को पकड़ा जा सकता था दिल्ली में एक ट्रक पर खुलेआम तलवार हाथ में लेकर और AK-47 और कई तरह का हथियार लेकर, उसके गुंडे जब घुमा करते थे दिल्ली से पंजाब तक, तब तो इंदिरा गांधी ने हाथ पर हाथ धरे रखा। और जब उसने फोर्टिफिकेशन कर लिया हरमंदिर साहब का, उसमें किले बना लिए, उसने LMG फिट कर लिया और भारी गन्स उसने लगा लिए, तब जाकर के वहां पर कार्रवाई की गई और तख्त हरमंदिर साहब को अपवित्र किया गया, जिसका कि आज तक देश को और समाज को खामियाजा भुगतना पड़ता है, और सिख समाज के सामने पूरे देश को शर्मसार किया था। और एक बार फिर से राहुल गांधी वैसे ही माहौल को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय भी इंदिरा गांधी ने अकालियों को हाशिए पर लाने के लिए 77 का चुनाव हारने के बाद ही भिंडर वाले को इंदिरा गांधी लेकर आई थी जी। और उसी तरीके से उनका इंटरव्यू किया था भिंडर वाले का। तो जिस तरीके से उस समय जो सेंटिमेंट खेला था राहुल गांधी, आज वही सेंटिमेंट खेल रहे हैं, और ये देश के लिए और समाज के लिए कभी भी अच्छा साबित नहीं होगा। जी, मतलब आपने एक बात और बोली थी राहुल गांधी की पॉलिटिकल करेज की। मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा यहाँ पर, भारत जोड़ो यात्रा और खासकर भारत जोड़ो यात्रा का सेकंड फेज जब राहुल गांधी कर रहे थे, उस समय लोकसभा इलेक्शंस बिल्कुल करीब आ चुके थे। नरेंद्र मोदी जो है उस समय कई शहरों में, भारत के अलग अलग शहरों में जाकर पॉलिटिकल रैलीज कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ
राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा का सेकेंड वर्जन, जो कि गुजरात से लेकर मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट तक जो था उस वाले फेज में चल रहे थे, और वहां पर उन्होंने जो है उसको भारत न्याय जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया था। तो क्या आपको लगता है कि ये राहुल गांधी का एक पॉलिटिकल गैम्बल था क्या, और आपको लगता है क्या वो पे ऑफ हुआ, कि अगर शायद वो ये सेकंड फेज नहीं करते तो जो 99 सीटें आई थी वो शायद कहीं 75 और 80 85 के बीच में आकर रुक जाती? देखिए, राहुल गांधी में अगर कुछ कुछ कर दिखाने का मादा होता, अगर कुछ उनके अंदर असर होता, तो आप इतना जान लीजिए कि 2 बार कोई पार्टी चुनाव जीती है और उससे अगर ज्यादा प्रभावशाली नेता अगर देश में उभर रहा है, तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। और भारतीय जनता पार्टी, ध्यान रखिएगा कि इतने बड़े पार्लियामेंट में, इतने बड़े देश में सत्ता से, और वो भी भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में ज्यादा सीटें नहीं मिली हैं, जी बिल्कुल। फिर भी सत्ता के लिए जो बहुमत की आवश्यकता होती है, उससे मुश्किल से 30-32 सीटें ही इनकी कम रही हैं। जी बिल्कुल, तो 240 इतना अगर मैं बात इतना करूं, मैं 240 खुद बीजेपी की थी, और वही जी 75 का जो 275 का जो आंकड़ा होता है, तो उससे वही 35। 272 जी जी हाँ, 272, तो 32 सीटें कम थे उनकी, जी। जो कि वो तो जो यूपी में रिकवर कर सकते थे। जी, तो महज 32 सीटें ही बीजेपी की कम हुई है, इतनी कवायद करने के बाद। तो इतना तय है कि राहुल गांधी को इस देश में कोई खास तवज्जो नहीं देता, सुनना नहीं चाहता। लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने विपक्ष का एक स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, और वो स्पेस, वो दायरा कहीं ना कहीं अक्सर रह रहकर मजबूत तभी हो जाता है, जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व पार्टी और अपने संगठन को दरकिनार करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश, देखिए, सबसे बड़ा निर्णायक इस बार के चुनाव में रहा है उत्तर प्रदेश। जी। और उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन जो था, उसने कुछ इस तरीके से काम किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो अपने वोटर्स थे, इनके अपने काडर और कार्यकर्ता थे, वो हतोत्साहित थे, खुश नहीं थे। जी। क्योंकि अगर आप, तो इसमें जो सीटें बढ़ी हैं, उसमें राहुल गांधी के न्याय यात्रा का कोई योगदान नहीं है। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि इसमें योगदान है भारतीय जनता पार्टी की पुअर रणनीतिक जो शैली रही है, जिस तरह से इस बार इन्होंने चुनाव लड़ा है, जी। वो इसके पीछे इसका ज्यादा योगदान है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बताइए, आप ऐसे कैंडिडेट को टिकट देते हैं जिनसे आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, तो राहुल गांधी की सीटें क्यों नहीं बढ़ेंगी? जी। अब अगर आप दुनिया के बहुत अच्छे फुटबॉल कितने भी अच्छे गोलंदाज हों, यानी बॉलर हों, लेकिन आंख मूंद कर गेंद फेंकेंगे, तो वो तो एक बच्चा भी उसके ऊपर अच्छा शॉट खेल लेगा। जी तो बिल्कुल। आप आंखें मूंद करके, और वो भी बाएं हाथ से गेंद फेंक रहे हैं, जबकि आप दाहिने हाथ से अच्छी गेंद फेंक सकते हैं, तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता क्या है? जी। तो बीजेपी ने कुछ उस तरह से इस बार का चुनाव लड़ा था। और बीजेपी ने, तो देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति गलती ये थी कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें तभी बढ़ती हैं जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस बात की आशंका होती है कि पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव हार सकती है। तब बीजेपी का कार्यकर्ता पुरजोर ताकत झोंकता है। तो केंद्रीय नेतृत्व ने सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी थी कि उन्होंने घोषित कर दिया था कि अब की बार 400 पार। तो अब कार्यकर्ताओं को साफ तौर पे लगने लगा था कि मोदी जी 400 सीट खुद ले आएंगे, अपने लिए व्यवस्था कर लेंगे, तो हमें उतने धूप में जाकर प्रयास करने की आवश्यकता ही आवश्यकता क्या है? नहीं है, तो बिल्कुल। बीजेपी की वोट्स गिर गए। और उत्तर प्रदेश में संविधान बचाने के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, सांप्रदायिक राजनीति के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर जो भी वोट पड़े, वो भाजपा से ज्यादा पड़ गए। जी और उसी बिल्कुल। का नतीजा हुआ कि नगीना से आप ये भी जीत गए, चंद्रशेखर भी जीत गए, जो कि वो आदमी और कुछ नहीं है, अपना स्टाइल स्टेटमेंट के लिए अपने आप को लोकप्रिय बना रहा है। और वो कभी भी किसी तरह का सामाजिक परिवर्तन दलित समाज में कर पाएगा, ऐसा दिखाई नहीं देता, प्रतीत नहीं होता। और अखिलेश यादव की भी राजनीति किस किस्म की है, ये सब एयर कंडीशन वाले लोग हैं। जी हम बिल्कुल। इनको मानते हैं कि ये फार्म वाले मुर्गे हैं, ये देसी नहीं है, बल्कि ये फार्म वाले मुर्गे हैं। और राहुल गांधी उनमें भी हेडलेस चिकन है। जो बंदा बिना सोचे इतना दमदार तरीके से बोलने की कोशिश करता है कि चिल्लाकर बोलो, जोर से बोलो,
तो शायद इस आदमी को बहुत पक्का यकीन है कि उसका भी असर होता है। जी। और तो लेकिन असर इन बातों का नहीं होता। बीजेपी की वर्तमान में जो कॉम्प्लेसेंसी है, आपस में फूट है, सिर हम्म। फुटौल भीतर-भीतर जो भीतर खाने चल रहा है, जी। उसका फायदा इनको मिल रहा है राहुल गांधी। कहीं बीजेपी को इस बात का खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ रहा मृत्युंजय की बहुत ज्यादा हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है बीजेपी? आज मतलब बिल्कुल। मैं बिल्कुल मेरे को तो यही लगता है कि इसका भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है कि भाई इलेक्शन से आप एक महीना पहले जिन जो आपके कार्यकर्ता जिन नेताओं के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे थे ग्राउंड पे, अब उनके लिए कैसे नारेबाजी करेंगे और लोगों के बीच में कैसे जाकर जो है उनके लिए वोट मांगेंगे जिनको एक महीने पहले आप जो है क्रिटिसाइज कर रहे थे? देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। जिन राज्यों में बीजेपी अभी नई शक्ति के रूप में उभर रही है, जैसे उड़ीसा और तेलंगाना जैसे राज्यों की मैं बात करूंगा, तो जिन राज्यों में बीजेपी एक नई नवोदित शक्ति के तौर पे उभर रही है, वहां पर बीजेपी के दामन पर उस तरह के दाग नहीं लगे हैं, यानी हॉर्स ट्रेडिंग, दूसरी पार्टियों में ऑपरेशन लोटस वगैरह चीजों का जी। जनता के बीच कोई खास असर नहीं है। और इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने तेलंगाना में और उड़ीसा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बंगाल में भी बीजेपी का प्रदर्शन काफी दमदार ही रहा है। जी। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो दोनों पार्टियों के वोट हैं, उनमें मुश्किल से मुझे लगता है कि 70-75 लाख वोट का ही अंतर रह गया है अब। जबकि बंगाल भारत के दूसरे या तीसरे सबसे बड़े राज्यों में आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सीटें संभवतः बंगाल में ही हैं। हम्म। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी ने वहां पर भी 12 सीटें जीती हैं। ममता बनर्जी के तमाम तिकड़म के बाद भी, तो ये कुछ कम नहीं है। जी। लेकिन बीजेपी के साथ सबसे बुरी बात ये हुई है कि महाराष्ट्र एक महत्वपूर्ण राज्य था और इसी जोड़ तोड़ का नतीजा था कि बीजेपी की वहां पर मात्र 9 सीटें आई हैं, जबकि बीजेपी वहां की उभरती ताकत थी। लेकिन बीजेपी ने अपने सारे किए कराए पर पानी फेर लिया जब अजीत पवार जैसे व्यक्ति को, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के साधारण आरोप नहीं, बहुत बड़े आरोप हैं बड़े, हाँ, बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं, और उन व्यक्ति को आप अपने फोल्ड में लेकर आते हैं। देखिए, जब तक इन्होंने एक नाथ शिंदे को शिवसेना से तोड़कर सरकार बनाई, जोड़ तोड़ करके, तो इसका थोड़ा असर हुआ था महाराष्ट्र की जनता पर, लेकिन ज्यादातर वर्ग इस फैसले से खुश था। हम्म। लेकिन जब इनके लोगों को ही सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अजीत पवार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पे एक नाथ शिंदे सरकार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की शपथ ले लेते हैं। जी। तो बीजेपी ने अपनी छवि खुद खराब की है, और रह गई बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी का ये मार्ग खुद ही निष्कंटक बना रहे हैं। राहुल गांधी का कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। वो तो अपने लिए ऐसा बंदा है कि जिस डाली पर बैठ जाए उस डाली को ही काट दे। लेकिन हो ये रहा है कि बीजेपी उस डाली से अगर ये नीचे गिरेगा तो राहुल गांधी के गिरने के पहले ही उसके नीचे एक कुशन लगा दे रही है, जी। जिससे कि उसको एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल जा रहा है। जी। राहुल गांधी को हर बार एक न्यू लीज ऑफ लाइफ जो मिल रहा है, उसके पीछे बीजेपी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कुशनिंग कर रही है, कहीं ना कहीं कुशन लगा दे रही है, जिससे कि राहुल गांधी को वो जोर का झटका थोड़ा धीरे से लग रहा है। जी बिल्कुल। तो अब तो यही देखना होगा मृत्युंजय, क्योंकि इलेक्शंस जो है वो अब बिल्कुल करीब आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं, हरियाणा में होने वाला है इलेक्शंस और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, और तो ये इनके ऊपर हमारी नजर रहेगी। और देखते हैं कि क्या ये जो नए बयान राहुल गांधी ने बाहर जाकर दिए हैं, क्या उनका कोई असर नजर आता है ग्राउंड पर, स्पेशली भारत में, क्योंकि उन्होंने बाहर बैठकर भारत में ही जो है एक तरीके से निशाने लगाने की कोशिश करी है। उनके कितने निशाने फिट हुए, कितने निशाने फेल हुए, ये तो समय ही बताएगा। और स्पेशली जो इलेक्शंस के रिजल्ट होंगे वो साफ साफ बता देंगे क्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार फिर से बन रही है या फिर कांग्रेस से यहाँ पर एक बार फिर जो है सरकार बनाने जा रही है। तो ये तो समय बताएगा। और जम्मू कश्मीर में तो बिल्कुल ही एक नई सरकार बनेगी, तो देखना होगा क्या वहां पे कोalition सरकार बननी है, क्या होना वहां पर, ये भी जो है सब चीजों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन हाँ बिल्कुल, जहां तक आपने बात करी कि बीजेपी को काउंटर करने के लिए जो है अब जो उनके हथियार है वो थोड़े क्या कहते हैं ब्लंट हो गए हैं, उनको थोड़ा टाइट करने की जरूरत है अगर वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को और इस तरीके से काउंटर करे और एक बार फिर
कांग्रेस को अगर 2029 के इलेक्शंस में 100 के नीचे ही रखना है और खासकर 50 के नीचे रखना है, तो ये बोलूंगा तो थोड़ा और जरूर है कि वहां पर राहुल गांधी को अच्छी तरीके से काउंटर किया जाए। बहरहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आकाश।